कॉलेज में आपको लीगल रिसर्च कभी नहीं सिखाई गई। उसको सीखने के लिए आपने बहुत से लंबे लंबे वेबिनार्स अटेंड किए, बट उनका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कोई नॉलेज तो मिलती नहीं है, उल्टा वो लोग आपको कोर्स बेचने लगते हैं। और लीगल रिसर्च किसी भी लॉयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लस अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया जो कि लीगल रिसर्च को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि बिगिनर टू एडवांस लेवल लीगल रिसर्च कैसे की जाती है, टॉप के जो लॉयर्स रहते हैं वो लीगल रिसर्च कैसे करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लीगल रिसर्च को सीख कर आप पैसे कैसे कमा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने ये वीडियो कहां से बनाया, कौन से रिसोर्सेज यूज किए, कौन सी चीजें मैंने रीड की है, वो सब कुछ फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियानी, लीगल गाइड। रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो इस लीगल रिसर्च मास्टर क्लास में हम कौन से चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट इज लीगल रिसर्च, हाउ टू रीड अ केस, हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है व्हाट इज लीगल रिसर्च। हम सभी ने ऐसी बहुत सारी लीगल वेब सीरीज देखी है, जैसे कि सूट्स, जिसमें कि सारे अटॉर्नीज बहुत बढ़िया सा सूट पहनते हैं और एक अच्छी सी फैंसी लाइब्रेरी में बैठते हैं। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत अच्छा सच है जो हमें नहीं दिखाया जाता है। वो सच ये है कि विदाउट बुक्स, विदाउट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कोई भी अटॉर्नी, कोई भी लॉयर रह ही नहीं सकता है। बिना लीगल रिसर्च के, बिना अपने हाथ गंदे किए आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते हो। वो एक अच्छा सूट पहनने के लिए, वो अच्छा दिखने के लिए, उसके पीछे की बहुत ज्यादा मेहनत रहती है। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो आपको वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगी। लीगल रिसर्च का सिंपल सा सीधा सा मतलब है फाइंडिंग आंसर्स। ठीक है, फाइंडिंग आंसर्स इन लॉ। कोई आर्ग्यूमेंट है आपका, कोई केस है आपका, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें जो आपको चाहिए, वही आपको लीगल रिसर्च में ढूंढनी होती है। जब भी कोई लॉयर कोर्ट में एक स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसे केस लॉ भी देना पड़ता है। कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना उस स्टेटमेंट का। उस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस पर कोर्ट कैसे बिलीव करेगा। कोई एक सोर्स होना चाहिए, कोई बैकिंग होनी चाहिए उस स्टेटमेंट पर, राइट। कि इस स्टेटमेंट पर हम इसलिए बिलीव करते हैं, क्यों? क्योंकि ये केस पहले भी आ चुका है, कुछ इसी तरीके का केस पहले भी डिसाइड हो चुका है, या ये मैंने यहां से लिया है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रीड अ केस। भाई बिना केस रीड किए, अगर हम केस ही नहीं रीड कर पाएंगे तो हम लीगल रिसर्च करेंगे कैसे? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। अब देखो, हाउ टू रीड अ केस पर तो सेपरेट वीडियो होना चाहिए, जो कि मैं बना भी दूंगी, बट फिलहाल इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देना चाहती हूँ, जिससे आपका काम हो जाए, जिससे एटलीस्ट आप अपनी रिसर्च पूरी कर सको, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि किसी केस को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, उसे पार्ट्स में कैसे रीड करते हैं, तो आपके लिए जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बस हम वही आज करने वाले हैं। तो केस को हम ब्रेक डाउन करेंगे। नेम ऑफ अ केस, केस का नाम क्या है, फैक्ट्स क्या है केस के, बहुत ही शॉर्ट में हमें समझना होगा। इश्यूज क्या है, क्यों ये केस आया, क्या चाहती थी पार्टीज, है ना, पार्टीज क्या चाहती थी, पार्टीज कौन है, उनकी डिमांड्स क्या है, क्या उनको प्रॉब्लम हुई, ये सारे पार्ट्स होने वाले हैं हमारे केस के। और आप नोट्स भी बनाओगे। ब्रीफ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इतना लंबा केस कोई नहीं पढ़ेगा। ब्रीफ आपके पास होनी चाहिए, समरी आपके पास होनी चाहिए, राइट। जो भी केस आपको जरूरी लग रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प ले सकते हो समराइज करवाने में, लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मत बोलना कोई ऐसा नहीं करता है, सब करते हैं, तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। वो आ गया है मार्केट में तो उसे यूज करो ना, अपना टाइम बचाओ, है ना। थोड़ा तो यार ट्रस्ट हमें करना ही पड़ेगा। सो अब आता है चैप्टर 3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। अगेन इस पे एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, जो कि मैं जरूर बनाऊंगी, बट फिलहाल हम इसे इजीली समझने वाले। बहुत इजी चीज है, ठीक है। बेयर एक्ट रीड करना बहुत ज्यादा इजी है। मुझे भी लगता था बहुत ज्यादा टफ है, जब तक मैंने AIB के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, जब से पढ़ना स्टार्ट किया, AIB के लिए बेयर एक्ट्स को रीड करना स्टार्ट किया, मुझे अब ये बहुत ज्यादा आसान लगते हैं। तो हम पहले बेयर एक्ट्स को रीड करना समझेंगे, ताकि हमारी रिसर्च आसान हो जाए। और हाँ, अगर आप मेरी AIB प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हो, कैसे मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 60 सेकंड के सिर्फ शॉर्ट्स है, उसमें आराम से आप देख सकते हो। कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर की है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है वो।
कभी भी बैरेक्ट्स के सेक्शन से स्टार्ट मत करो उसे रीड करना, हमेशा उसकी इंडेक्स को पकड़ो। इंडेक्स को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडेक्स आपने मास्टर कर ली तब आप सेक्शंस की तरफ बढ़ोगे। और डेफिनेशन क्लॉज कभी भी पहले मत रीड करना। जो चीज ऐसे लाइन में दी हुई है, लाइन में नहीं पढ़ा जाता बैरेक्ट, वो कोई बुक नहीं है नॉर्मल, राइट? कोई नॉर्मल बुक नहीं है बैरेक्ट जैसे हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं। डेफिनेशन क्लॉज आप तब रीड करते हो जब आप सेक्शंस को रीड करना स्टार्ट करते हो। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन पढ़ रही हूं कंसेंट के बारे में, तब मैं जाकर देखूंगी डेफिनेशन क्लॉज में कंसेंट का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे सेक्शन में वर्ड्स आना शुरू होंगे वैसे वैसे आप उनका मीनिंग जाके ढूंढना स्टार्ट करोगे डेफिनेशन क्लॉज में। अचानक से पहले ही अगर आपने पढ़ लिया डेफिनेशन क्लॉज तो एक तो डर भी जाओगे, कुछ याद भी नहीं रहने वाला है। तो ये चीज को जरूर आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन कितनी तरह की होती है? हाँ, लीगल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हम अपनी लीगल रिसर्च को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो। फर्स्ट है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन को आप एक तरीके से बाइंडिंग इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ये कोडिफाइड है, ये आपको कोडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल मिलेगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स हो गए, कोड्स हो गए, ट्रीटीज हो गई, केस लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक्सेट्रा। सेकेंडरी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन को समझने में हमारी हेल्प करती है, राइट? ये बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती, लेकिन प्राइमरी लॉ आखिर क्रिएट क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या है, उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है। जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गई, बार एसोसिएशन के आर्टिकल्स हो गए, प्रैक्टिस गाइड्स हो गई, एक्सेट्रा। थर्ड सोर्स है नॉन लीगल इंफॉर्मेशन। इसको आप एक तरीके से सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। किसी ना किसी लॉ को ये सपोर्ट करती हुई आपको मिल जाएंगी, जैसे कि न्यूज रिपोर्ट्स हो गई, पर्सनल ब्लॉग्स, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स, एक्सेट्रा। अब इन तीन तरीके की लीगल इंफॉर्मेशंस को अपनी लीगल रिसर्च में यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का आप सभी को इंतजार होगा एंड दैट इज लॉयर्स लीगल रिसर्च कैसे करते हैं। टॉप के जो लॉयर्स रहते हैं वो अपनी लीगल रिसर्च कैसे करते हैं उसका पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको देने वाली हूं इस 5th चैप्टर में। देखो, जब भी कोई लीगल प्रोफेशनल आपका केस अपने हाथ में लेगा तो वो प्राइमरी लॉस को स्टडी करना स्टार्ट नहीं करता है, वो पहले जाता है सेकेंडरी सोर्सेस के पास। सेकेंडरी सोर्सेस से वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो आपके फैक्ट्स है केस के, जो आपका केस है उस पर किस तरीके का लॉ अप्लाई होगा, राइट? ये वो समझता है सेकेंडरी सोर्सेस की हेल्प से। अगर आपका केस मान लो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जैसे केसेस को प्रीवियसली कोर्ट्स ने कैसे डील किया, किस तरीके के जजमेंट्स को पास किया है। 10 अटॉर्नीज रिसर्च सेकेंडरी सोर्सेस फर्स्ट। सेकेंडरी सोर्सेस की रीडिंग के बाद लॉयर्स को पता चल जाता है कि कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है। अब वो रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे प्राइमरी लॉ पर एंड अब वो फाइंड करेंगे कौन से स्पेसिफिक केस लॉज हैं, कौन से स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जो आपके केस पर अप्लाई होने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। यूएसए के जो लोग रहते हैं वो इतने ज्यादा अवेयर होते हैं कि उनके साथ अगर कुछ हुआ रहता है तो लॉयर्स के पास जाने से पहले ही वो अपने केस के बारे में थोड़ी रिसर्च करके जाते हैं। अपने केस के फैक्ट्स को रीड करना या थोड़ी बहुत रिसर्च उनके पास ऑलरेडी रहती है बिफोर विजिटिंग देयर लॉयर। ये चीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज इंडियंस में नहीं है इतनी ज्यादा, इस चीज को कैच करना, तभी मैंने ये फैक्ट आपके साथ शेयर किया। और अब मैं आपके साथ लीगल इंडस्ट्री की एक इनसाइडर टिप शेयर करने वाली हूं। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए अपना केस लेकर, उसको अवेयर करो, उसे समझाओ, उसे बोलो कि आपको अपने केस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग भी आपके पास आएंगे, बट आपकी ड्यूटी है सबको एंकरेज करना कि उन्हें उनके केस के एटलीस्ट बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। कोर्ट क्या ऑर्डर दे रहा है वो इसे पता होना चाहिए, आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए। अनअवेयर करके क्लाइंट को बेवकूफ़ बना के, चूतिया बनाकर सिर्फ उससे पैसे लेने हैं तो आप एक टॉप के लॉयर तो डेफिनेटली नहीं बन पाओगे। एक प्रोफेशनल ढंग का अगर आपको काम करना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अपने क्लाइंट को भी अवेयर करना पड़ेगा। क्लाइंट को अवेयर करना, क्लाइंट को साथ लेके चलना, केस की क्या प्रोग्रेस है उसे बताना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट को अंधेरे में रखना कि उसे पता ही नहीं है कि क्या हो गया, कौन सा ऑर्डर कब आ गया,
है ना। तो ये बेवकूफ बनाना हुआ, ये कभी मत करना, कभी भी मत करना। क्लाइंट को साथ लेके चलोगे, उसे बताते हुए चलोगे, तो वो बार बार आपके पास आएगा और लोग आपके पास आएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इन वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ये चैनल आप जैसे फ्यूचर लॉयर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें ऐसी इंडस्ट्री रिलेटेड टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपको लीगल इंडस्ट्री में टॉप 1% आने में हेल्प करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 पर, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि लॉ स्टूडेंट्स लीगल रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हमारी लीगल प्रॉब्लम आखिर है क्या भाई? क्यों लीगल रिसर्च करने जा रहे हैं? क्या किसी टाइटल डीड के बारे में लीगल रिसर्च करने जा रहे हैं, या किसी जुवेनाइल को जस्टिस दिलाने के लिए हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं? रिसर्च का पर्पस क्या है वो पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, अब केस के फैक्ट्स क्या है? जो केस आया है तुम्हारे पास, उसके क्या फैक्ट्स है? कौन इन्वॉल्व्ड है, क्यों इन्वॉल्व्ड है, क्या हुआ था, कब हुआ था, किस दिन हुआ था और कैसे हुआ था? ये सारी चीजें, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनोगे, और आप नोट्स बना रहे हो, राइट। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मेरे वीडियोस देखते हो। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये है कि हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। कौन सी पार्टीज है जो इन्वॉल्व्ड है? अब ये इतना सिंपल नहीं है आंसर करना, राइट। आप सोच रहे हो कि हाँ, दो कोवर्कर्स के बीच में लड़ाई हो गई, यही केस मेरे पास आया है। नहीं, सिर्फ लेबल की तरह मत सोचो कि दो कोवर्कर्स में लड़ाई हो गई है। ये समझो कि एक कोवर्कर जो है वो मे बी एम्प्लॉय हो, दूसरा कोवर्कर जो है वो उसका सुपरवाइजर हो। तो किस बारे में लड़ाई हुई है? पोटेंशियल रिलेशनशिप क्या है पार्टीज का, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रिलेशनशिप वो दो पार्टीज आपस में शेयर करती हैं? ये चीज केस में आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन पे है, दूसरी पार्टी थोड़ी इंफीरियर पोजीशन पे है, तो हो सकता है असॉल्ट हुआ हो इंफीरियर पार्टी का। कुछ तो ऐसा हुआ है जो उनके रिलेशनशिप में ही छुपा हुआ है, आपको वहीं से ढूंढना है। ये बहुत बारीक सी बात है, लेकिन इसी पर डिपेंड करेंगी चीजें। कौन सी पार्टी किसको कंट्रोल कर रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बॉस है और उसकी एक एम्प्लॉई है, मे बी उसके बॉस ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया हो। दिस डिपेंड्स ऑन अ रिलेशनशिप कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। तो एक जो पार्टी है वो अथॉरिटी की पोजीशन पे ऑलरेडी बैठी हुई है, तो इससे बहुत सारी चीजें कंक्लूड होंगी। अब पार्टीज को किस तरीके का रिलीफ चाहिए? भाई, अगर मेरे घर के सामने किसी ने अपना गैरेज बनवा दिया, कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है जिससे मुझे परेशानी हो रही है, तो या इंजंक्शन आएगा या परमानेंट इंजंक्शन आएगा, या मुझे डैमेजेस चाहिए, क्या चाहिए ये आपको समझना होगा। मैक्सिमम बेनिफिट अपने क्लाइंट को हम कैसे दिलवा सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस में हम अपने क्लाइंट को क्या क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे लॉयर बनेंगे ना, जब हमारे क्लाइंट को मैक्सिमम अच्छा बेनिफिट होगा। वो आप अपनी रिसर्च में फाइंड आउट करोगे। अब जो आपके केस में इवेंट्स हैं वो कब आखिर हुए, कैसी सिचुएशन में हुए, इससे हमें ये पता चलेगा क्या हम करंट लॉ की बात कर रहे हैं या हमें कुछ हिस्टोरिकल लॉस के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वो इसी से डिसाइड होगा कि कैसे इवेंट्स की हम बात करें, वो कब हुए हैं। अब केस में कुछ ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, फिर भी आप प्रोसीड किए जा रहे हो, अज्यूम किए जा रहे हो वर्ड्स को। ऐसा होता है ना, तो बहुत पढ़ लो तो आप सोचते हो हाँ इसका मतलब पता है, अज्यूम करते जाते हैं। अनइंटेंशनली भी हम अज्यूम करते हैं, वो हैबिट आपको छोड़नी होगी। आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। मान लो तुमने कुछ अज्यूम किया, बाद में वो चीज ही गलत निकलती है, तो वापस से यार लीगल रिसर्च आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसका मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, समय आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो कुछ भी अज्यूम मत करो, आराम से उसका मतलब ढूंढ के ही आगे बढ़ो। अब लीगल रिसर्च इतनी डिटेल्ड चीज़ है, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप रीड करोगे कि भटक जाना लाजमी है। भटक जाना बिल्कुल मतलब कॉमन चीज़ है कि वो पढ़ते पढ़ते हम कुछ और ही रिसर्च करने लग जाएं। तो हमें अपनी लीगल रिसर्च पे स्टिक होना है, हमें अपने टॉपिक पर चिपक कर रहना, ताकि हम उससे भटक कर और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में ना पड़ जाएं। उसके लिए हमें अपना लीगल इशू पता होना ज़रूरी है। क्या आपका क्लाइंट लोगों को पैसे कलेक्ट करने में हेल्प करता है इंश्योरेंस कंपनी से? इंश्योरेंस एजेंट है, वो क्लेम लेने में हेल्प करता है? क्या करता है
है ना, क्या करता है और क्या प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअल में जो कोर पॉइंट है केस का, प्रॉब्लम क्या है भाई केस में, क्यों ये केस आया, वो लीगल इशू आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक पॉइंट पर रहो, उस पॉइंट से भटको नहीं, एक रास्ते पर रहो, उस रास्ते पर ही लीगल रिसर्च आपको करनी है, नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, भटक जाओगे। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट विल बी द ज्यूरिसडिक्शन, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ऑफ कोर्स एक सेपरेट वीडियो मांगता है, मैं बनाऊंगी भी, बट फिलहाल हम इसे शॉर्ट में समझते हैं ताकि आपका काम हो, आपको समझ में आए चीजें, उस तरीके से मैं आपको इसे समझाने वाली हूं। ठीक, कॉज ऑफ एक्शन किस जगह पर उठा, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये पॉइंट लिखते जाओ। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे प्लेस क्या है कॉज ऑफ एक्शन की, उस प्लेस पर किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, हम ये भी पता करेंगे। आपके केस का प्रेजेंट स्टेज क्या है, क्या आपकी फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पड़ी है, क्या आपकी जो फाइल है वो हाई कोर्ट के सामने पड़ी है, ये स्टेज आपको पता होना जरूरी है। कैसा केस है आपका, फैमिली लॉ से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए, कौन सा लॉस पर अप्लाई होता है, प्रोविजंस क्या लगेंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को डिवोर्स केस फाइल करना है, जिसको डिवोर्स केस फाइल करना है वो फैमिली कोर्ट में करेगा, किसी भी कोर्ट में जाके वो नहीं किया जा सकता है। सेम गोज फॉर बेल एप्लीकेशन, राइट। ऐसा केस है आपका कि जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाई फाइल करना होगा, फिर ही हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जो स्टेप है इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो कि टाइम बचा लेते हैं, है ना। किसी ट्रिब्यूनल में जाना है तो ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, राइट, किसी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में वो नहीं जाएगा, ये चीजें आपको समझनी होंगी। कभी कभी बच्चे की कस्टडी लेने के लिए लोग हेबियस कॉर्पस की रिट भी फाइल कर देते हैं, राइट, तो थोड़ा दिमाग हमें लगाना होगा। अब हमेशा हमें सेकेंडरी सोर्सेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो सेकेंडरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन रहती है वो एक तरीके से ना हमें फंसाती नहीं है, हमें पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अचानक से हम प्राइमरी सोर्सेज को उठाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, भटकेंगे, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। सेकेंडरी सोर्सेज आपका टाइम बचाएंगे, सिंपल वे में आपको समझाएंगे आपके केस के बारे में। बेसिकली अगर सेकेंडरी सोर्सेज से स्टार्ट करोगे तो स्क्रैच से चीजों को पढ़ना नहीं होगा, राइट, पहले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसे ही आप रीड करके समझ सकते हो चीजों को। अब अगर आपको एक रेप्यूटेड सेकेंडरी सोर्स मिल गया, एक अच्छे राइटर का आपको आर्टिकल मिल गया, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अगर रेफरेंसेस आप चेक करोगे तो आपको प्राइमरी सोर्सेज जरूर मिलेंगे। अपने आर्टिकल को लिखने के लिए, उसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसने प्राइमरी सोर्सेज की हेल्प ली होगी, राइट, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आप आराम से प्राइमरी सोर्सेज भी रीड कर सकते हो उसी सेकेंडरी सोर्स के थ्रू। रेफरेंसेस इसीलिए जरूर से चेक किया करो। मैक्सिमम रिसर्च तो सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू ही पूरी हो सकती है। अच्छे सेकेंडरी सोर्सेज ढूंढ लो, उनके रेफरेंसेस जाकर देख लो, जो साइट किए गए सोर्सेज उनको जाकर देख लो, प्राइमरी सोर्सेज ही हैं, राइट, तो तुम्हारी रिसर्च यहीं पर पूरी हो गई। अब लीगल रिसर्च टूल्स के बारे में हमें जरूर से पता होना चाहिए। गूगल भी एक लीगल रिसर्च का टूल ही, अगर आप सही से सर्च करना जानते हो तो। मनुपात्रा, SCC, ठीक है, हमें इन्हें यूज करना आना चाहिए, वो हम आगे बात भी करेंगे कैसे होगी चीजें, उसको मैं आगे अभी डिस्कस करने वाली हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड लॉ का। जो भी सोर्स आप साइट करने वाले हो, जो भी केस आप उठाने वाले हो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसे कोर्ट ने ओवर रूल ना किया हो, उसे कोर्ट ने स्टक डाउन ना किया हो, ये जरूर से होना जरूरी है ना। कोई ऐसा केस उठा ले रहे हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कोर्ट ने पहले स्टक डाउन कर दिया है, तो ऐसे केस का कोई फायदा नहीं है, राइट, पता होना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग, बट अगर तुमने इसको ले लिया तो कुछ मतलब नहीं है ना। फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि जो आपने केस उठाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कहीं कोर्ट ने उसे स्टक डाउन तो नहीं कर दिया, उसको कहते हैं साइटेटर। तो इस टूल का आपको यूज करना होगा टू फाइंड आउट योर केस इज स्टिल रेलेवेंट। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप आराम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत आराम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, इसीलिए एक गोल आपका होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके, क्या करना है, क्या गोल है इस इंफॉर्मेशन का, ये गोल आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट्स जरूरी नहीं होते, बट मटीरियल फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे आप केसेस को रीड करोगे, हैबिट बनाओगे रीडिंग की केसेस की, वैसे आपको अब समझ में आएगा कि कौन सा फैक्ट इररेलेवेंट है, कौन सा रेलेवेंट है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट ये जो फैक्ट्स होते हैं यही केस को होल्ड करके रखते हैं,
इन्हीं पर आपको पकड़ बनानी है अपनी। फालतू की बकवास इंफॉर्मेशन मत रीड किया करो, सही अच्छे ब्लॉग्स आपको रीड करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग्स ऐसे होते हैं ना, लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया होता है। ओपिनियन तो बायस्ड हो सकता है ना, मैं कुछ बोल रही हूं तो मैं अपने बायस के साथ बोल रही हूं, तो ओपिनेटेड इंफॉर्मेशन काम नहीं आने वाली है, उससे दूर रहा करो। मैं अपने वीकली डंप में, जो वीकली मैं डालती हूँ, हाउ आई स्पेंड माई वीक की पोस्ट डालती हूँ चैनल पर, उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ, बहुत अच्छे आर्टिकल शेयर करती हूँ, उसको रीड करने की हैबिट डालो, वहां से भी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर्टिकुलर स्टैट्यूट का आपको कमेंट्री और डाइजेस्ट को रीड करना होगा, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे केसेस को फाइंड आउट करने में, ठीक है, इसकी हैबिट डालो। अब मैं मानती हूं एक लॉयर का क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लीगल रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो मेरे अगेंस्ट है ना। पहले तो आप लीगल रिसर्च में यही ढूंढते हो कि आपके सपोर्ट में क्या है, बट साथ ही साथ तुम्हें ऐसी भी चीजें मिलेंगी जहां पे तुम्हें ये पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन तो यार मेरे अगेंस्ट यूज हो सकती है, तो उसको इग्नोर करके आगे मत बढ़ जाओ, उसका एक सेपरेट कॉलम बनाओ, पॉइंट्स अगेंस्ट मी, ये मेरा ओपोनेंट मेरे अगेंस्ट यूज करेगा, इस इंफॉर्मेशन को मुझे मास्टर करना है, इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे मैनिपुलेट करूंगी कोर्ट में, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट करने वाली हूं, राइट। वो तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते, तो उन नेगेटिव पॉइंट्स को भी आप यूज करने वाले हो अपने केस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में। ऑब्वियसली हमें अपनी रिसर्च को हमेशा रिव्यू करना चाहिए, ऐसे ही जाके सबमिट नहीं कर देना होता है, रिव्यू करना होता है अच्छे से। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं मेरे काम की, है ना, जो मिला वो कूड़ा था, कुछ भी नहीं मिला, अनसक्सेसफुल रिसर्च थी। तो ऐसा नहीं है, एक तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, पहले तो इतना कुछ पढ़ोगे तो काफी कुछ सीखोगे, कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया तो और रीड कर सकते हो, ठीक है, कहीं तो समय अच्छी जगह गया है, इतना तो पक्का है। दूसरा हो सकता है जो तुम्हारी सर्च क्वेरी है, इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं। सर्च क्वेरी सही डाली थी तुमने, एक बार वापस से जाके देखना। लोगों को आज गूगल भी सर्च सही से करना नहीं आता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज पॉइंट आउट की है, तो सही से देखो सर्च क्वेरी आपकी परफेक्ट है, उसको रीफ्रेम करो, है ना। और बाकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली है, तुम जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो वर्सेस जो लॉ तुम्हें मिला है, उसके बीच में एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करो। कोई इनमें एक तरीके का कनेक्शन मैं ड्रॉ कर सकती हूं, अगर ड्रॉ कर सकती हूं तो उसे यूज करूंगी मैं, है ना। कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली है और जिस प्रॉब्लम पर तुम काम कर रहे हो सकता है वो डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, अपनी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे क्वेश्चंस आपने फेस किए, आप कहाँ अटक गए, उनके क्या आंसर्स हैं। इन फ्यूचर भी अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होगी, आप आराम से एक्सेस कर पाओगे इस इंफॉर्मेशन को। नोशन में जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे तुम डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी इसे डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक लॉयर के लिए। वापस से व्हील री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है इन फ्यूचर। कुछ भी चाहिए इस डॉक्यूमेंट से आराम से आप निकाल लोगे। कहीं फंस गए, वापस से लीगल रिसर्च करनी है, पर आराम से देख सकते हो कहां मेरे से गलती हुई थी। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्यूमेंट करना है रिसर्च को। अब एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ये है कि हाउ टू फाइंड वेदर रिसर्च इज कंप्लीट और नॉट। ये हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 में। कैसे पता चलेगा यार कि जो हमारी रिसर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ऐसे तो हम रिसर्च करते ही रहेंगे, पूरी लाइफ रिसर्च होती रहेगी, राइट। वो कौन सा पॉइंट है जब हमें ये पता चल जाएगा कि अब बस यहीं तक मुझे रिसर्च करना था। अब देखो, इफ यू कांट फाइंड द नेक्स्ट स्टेप, आपने इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एक ऐसे पॉइंट पर आप आकर रुक गए हो जिससे आगे आपको वे नजर नहीं आ रहा है, या आपने जो साइटेशंस हैं वो वही साइटेशंस आपको बार बार हर वेबसाइट पर मिल रही हैं, साइटेशंस रिपीट हो रही हैं, रिपीटेड सोर्सेस पर आप बार बार जाकर रुक जा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च अब कंप्लीट हो चुकी है, आपको रुक जाना चाहिए। अब यहां पर यार एक लूप भी है। अगर आप सेम पब्लिशर के मटेरियल को बार बार रीड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसी पॉइंट पर जाकर बार बार पहुंचोगे, उन्हीं साइटेशंस पर आप बार बार जाकर रुक जाओगे। तो ये भी समझो कि सही से क्वेरी डाली है, सही से आपने चीजें की हैं, एक ही पब्लिशर पर अटक तो नहीं गए हो। ये चीजें खुद से जरूर से देख लेना। वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज आप यूज कर चुके हो अगर, और तब भी आपको सेम ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सेम साइटेशंस मिल रहा है हर मटेरियल में, तो इसका मतलब है रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अब लीगल रिसर्च के लिए बेस्ट टूल्स कौन से अवेलेबल है? कुछ इंडियन टूल्स हैं, ठीक है। पहले आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, वो हम देख लेते हैं, ये कुछ ऐसी दिखती है। देन आती है SCC ऑनलाइन की वेबसाइट,
देन आती है लीगल उपनिषद की वेबसाइट, फिर आती है इंडियन कानून। ये तो सबसे यार पुरानी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। वेस्ट लॉ को देखते हैं। इसी तरीके से लेक्सिस नेक्सिस, मनुपात्रा, ये सारी बहुत अच्छी और रिलायबल वेबसाइट्स हैं। फॉरेन केसेस पर रिसर्च करने के लिए आपको मिलेंगे यार फास्ट केस, जे स्टोर, कोर्ट लिसनर, है ना। ये टूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और चाहिए होंगे तो और भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज के इन टूल्स को यूज कैसे करना है, बता तो दिया, यूज कैसे करना है। अगर आप इन टूल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप जाकर सर्च करोगे, जैसे मनुपात्रा के चैनल को सर्च करोगे, तो इन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनसे सीख कर आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। और बहुत बेहतरीन वीडियोस मैं आपको दिखाती भी हूँ। देखो ये कितनी बढ़िया प्लेलिस्ट आई है। तुरंत मैंने डाला, सिर्फ मैंने मनुपात्रा डाला और आ गई मनुपात्रा लीगल रिसर्च टिप्स, हाउ टू यूज मनुपात्रा टू गेट रेलेवेंट रिजल्ट्स फास्टर। इस प्लेलिस्ट को आराम से देखो, 14 वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं। इनको देख के समझो। किसी का कोई फालतू का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बहुत वैल्यूएबल चीज ना हो। मुझे भी कोर्सेस सेल करने हैं, मैं भी करूंगी इन फ्यूचर कोर्स सेल, बट एक ऐसी चीज सेल करूंगी यार जो इंफॉर्मेशन जल्दी अवेलेबल ना हो, जो मैंने मेहनत से क्यूरेट की हो आपके लिए। फिलहाल जो फ्री में अवेलेबल है, जो मैं सोर्सेज बता रही हूं, उन्हीं से आप पढ़ लो, बहुत सही चीज है, उन्हीं को आप समझ लो। चैप्टर 9 पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में, इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियोस में, लिंक्डइन वाले वीडियोस में ये बताया है कि गूगल को सर्च कर लेना भी एक स्किल है। कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, कैसे फ्रेजेस डालने हैं, ये सब कुछ एक स्किल के अंदर आता है, जो ओवर द टाइम आप अक्वायर करते हो। जितना ज्यादा आप रीड करोगे, जितना ज्यादा आप सर्च करोगे, आपकी ये स्किल इंप्रूव होगी। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट्स पर, तो ये चीज क्लियर नहीं होने वाली है, राइट। गूगल को सर्च करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो देखो, गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है ना, वहां से तो आप मटेरियल उठाओगे ही। जो बाकी टूल्स मैंने आपको बताए हैं, एससीसी, मनुपात्रा, यहां पर भी सर्च का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे कीवर्ड्स डालने चाहिए, कैसे कैरेक्टर्स डालने चाहिए कि मुझे वही रिप्लाई मिले जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे वही जवाब सामने से आना चाहिए। इट इज अ प्योर स्किल, जो कि यूज करते करते आपको ऐप को समझ में आएगा। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर 9 में क्या लिखा है। वास्ट लीगल डेटाबेसेस को यूज करते वक्त, उनमें सर्च क्वेरीज डालते वक्त हमें बुलियन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि एंड, और, नॉट। ये हमें स्पेसिफिक केसेस देते हैं जिनकी हमें जरूरत है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इन कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस भी केस को आप पकड़ रहे हो, उसके साइटेशंस को जरूर देखो, वहां से आपको रिलेटेड केसेस भी मिलेंगे, कुछ कमेंट्रीज भी मिलेगी, और मटेरियल भी आपको वहीं से मिलने वाला है। इसलिए केस के साइटेशंस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। साइटेशंस पर ध्यान देना है और सही कीवर्ड सर्च में यूज करने हैं। यूज सिनोनिम्स, हमेशा एक वर्ड को पकड़ कर मत बैठ जाओ कि मैंने यही क्वेरी डाली, अब मुझे इसी से आंसर चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलेगा? इतना ज्यादा डेटा है, इतनी सारी चीजें हैं, अलग अलग उस वर्ड के सिनोनिम्स को यूज करना स्टार्ट करिए, राइट। अलग अलग चीजों को आप यूज करोगे, अलग अलग वर्ड्स को यूज करोगे, सर्च क्वेरी को थोड़ा बदलोगे, तो आपको आपका जवाब जरूर से मिलेगा, है ना। तो थोड़ा मतलब कॉमन सेंस भी यूज करना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना है। इस बात का ध्यान रखना। चैप्टर 10 तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं ये बताने वाली हूं कि एआई कैसे आपको हेल्प करेगा लीगल रिसर्च में। जो भी लोग एआई को इग्नोर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज खो रहे हैं। मैं आगे इस पर और भी पूरी सीरीज बनाने वाली हूं कि एआई आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को आगे जाने में कैसे एआई हेल्प कर सकती है। तो पहला है एग्जामिनिंग पास्ट आउटकम्स। इसका मतलब है जितने भी डेटा है, जितना भी केसेस का, केस लॉस का और बहुत सारी चीजों का डेटा है, वो एआई के पास ऑलरेडी है, वो डेटा उसमें ऑलरेडी फीडेड है। अब अगर आप कोई केस देते हो, कोई सिचुएशन उसको देते हो, तो वो एक तरीके से आपको ये बता सकता है कि आगे जो फ्यूचर में क्या होगा, इस केस का क्या होगा। मैंने एक लॉयर का इंटरव्यू भी किया था, डेमिन रेल उनका नाम है, वो यूएस के हैं। वो एआई टूल एक बिल्ड कर रहे हैं स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए, जो लॉयर्स के काम को लगभग जीरो कर देगा। वो हर चीज कर सकता है वो टूल। उनका इंटरव्यू किया था मैंने, उस इंटरव्यू का थोड़ा सा पार्ट आप जरूर सुनो। मैं एक क्लिप यहाँ पर अटैच करी, उसको ध्यान से सुनना। We're taking every single aspect of legal practice and we are automating it using a large language model. So one of those aspects is analyzing complaints
Another aspect is building arguments, asking research questions. Each one of these things is a workflow. And then there are tasks within those workflows. So within Analyze Complaint, there are actually 12 different tasks that are within Analyze a Complaint. Okay. So if we go into each of those tasks, let's go here. Let's do Analyze a Complaint. 1 second. Let's do this one here. So here, you may have heard that the New York Times has sued Microsoft and OpenAI over ChatGPT. Okay. And so what I've done is I've uploaded that complaint, a PDF. And Vincent recognizes, oh, that's a complaint alleging copyright infringement. And then based on that, we give you all of these prompts, all of these tasks, no prompting necessary. You don't have to prompt. So these reflect what I did as a lawyer for every single complaint that I received. I would say, what are the causes of action, the claims? What are the facts supporting those claims? Who are the parties and how are they involved with each other? Tell me, are they looking for money? Are they looking for an injunction? Each one of these things is an extractive item. And then we go beyond extraction to do ideation. What are legal defenses to each of the claims? What questions should I ask my client to help them win? This goes to the work of the lawyer. Okay. Another thing in the work of the lawyer is to say, maybe I can remove this to a different jurisdiction. What are the legal bases for each of these? This is the work of the lawyer. Then I, as a lawyer at a law firm, I would go into my document management system and say, I want to find other cases like mine so that I can be able to not have to recreate the wheel. Okay. We do this for 800 million dockets and documents in the United States, and we're going worldwide. Then we say, based on this PDF, I want to find legal research questions that are customized for this complaint. Tell me about statutory damages for copyright infringement. Tell me about fair use for copyright infringement. Tell me about transformative use. These are all good legal research questions, no prompting necessary. So now I've merely uploaded a PDF, and then I get all of the answers to those legal research questions in a memorandum. I am also able to extract all the claims. Copyright infringement, here's the statute, is the basis. It's not state law, it's federal law. Here are the facts, and here are the parties and witnesses for every single one of those claims. We do that analysis for all, it looks like 8 of the claims. Then the next is a timeline of facts. Who did what when? So now here's who did what when for the entire complaint. We did that for one document. We could do it for 5 or 100 or 10,000 and give a nice timeline of who did what when. वो लोग बंदे ऐसा कुछ डेवलप कर रहे हैं कि वो भाई केस का क्या स्टेज है, केस को रिव्यू करना, लगभग हर चीज वो टूल कर सकता है. अगर लॉयर्स को लगभग उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन फीड करनी है और कुछ डेटा उसको देना है, बाकी वो काम खुद ही कर लेगा. प्रॉम्प्ट तक देने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट ही हटा दिया उन लोग ने. प्रॉम्प्ट भी आपको नहीं देना, वो सारा काम करेगा. तो ये एआई की पावर है जिसको अभी हम लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं, फॉर श्योर अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं, और कॉलेजेस का भी उनमें बहुत बड़ा हाथ है. राइट? तो टूल से थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखो, अंधे मत हो जाओ. डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एडवांटेजेस को समझना है और इन्हें यूज करना स्टार्ट करना. इस पर मैं आगे और भी अपने वीडियोस में बात करूंगी. अलग अलग तरीके के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करना, कंपेयर करना, उनमें कुछ गलतियां तो वो बताना, ये सब आपका काम कम करेंगी, आपका समय बहुत ज्यादा बचाएगी. आपकी कोर्ट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एज अ लॉयर आपकी रिसर्च जो है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, इसमें भी एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. आपके केस के हिसाब से ऐसा कौन सा सोर्स है जिसको बार बार कोर्ट में साइट किया जाता है, जिसको बार बार कोर्ट में रेफर किया जाता है, ऐसे कौन से ऑथेंटिक और रियल सोर्सेज है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी रिसर्च में, ये भी एआई आपको बता सकता है. लीगल रिसर्च की फील्ड में एआई के क्या वर्कफ्लोज हैं, उसके लिए मैं एक टेबल आपको दिखा रही हूं. इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिंक्स में भी नीचे आपको मिल जाएगी. प्लीज इस टेबल को चेकआउट करिए. हम आगे बढ़ते हैं एआई के डिसएडवांटेजेस की तरफ. एआई आपको जनरलाइज्ड आंसर्स दे सकता है, वेग आंसर्स दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है और फालतू के केसेस बनाकर भी आपको दे सकता है, जिसको कहते हैं हेलुसिनेशन. कुछ लॉयर्स ने एआई का यूज करने की कोशिश की, उससे कुछ केसेस निकलवाने की कोशिश की, तो उसने अपने ही दिमाग से कुछ अपने केसेस बनाकर दे दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ये 2 शॉर्ट्स ध्यान से देखो. So I was doing some legal research for a case today, and I put it into ChatGPT, which is my new favorite thing for all things, and I just wanted to test it.
So I put it in, I gave it a fact pattern, and I said, find me Arizona case law. And it said, certainly, I can find some Arizona case law. Here's the case. And it gave me the case name, the site, the facts, the ruling. And then when I checked it in Westlaw to look it up, that case didn't exist. ChatGPT had made it up. GPT ended up citing a number of non-existent cases in a filing and now is in a lot of trouble with the judge. You can see here that the following cases which the court has found to be non-existent. It just made it up. In the lawyer's defense, he submitted screenshots from ChatGPT claiming that the non-existent cases exist. चैप्टर 11 में हम ये समझने वाले हैं कि फुटनोट्स कैसे डाले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी लोग इसमें गलतियां करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि फुटनोट्स होते क्या है। फुटनोट्स बेसिकली जब आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो तो पैराग्राफ रीड करते जाओगे तो अगर मैं वहीं पर एक ब्रैकेट लगाकर लिख दूं कि ये पैराग्राफ मैंने इस जगह से उठाया है, तो जो फ्लो है आपकी रीड करने का वो टूट जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा आपका फ्लो, जिसकी वजह से आपको जो टेक्स्ट आप रीड कर रहे हो मजा नहीं आने वाला है। आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि आप क्या रीड कर रहे हो। रीड करते वक्त इमेजिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसीलिए वो पैराग्राफ कहां से उठाया गया है उसकी अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये जो चीज है पर्टिकुलर, ये जो पैराग्राफ है, ये जो वर्ड है वो इस जगह से उठाया गया है, इस टेक्स्ट से उठाया गया है, उसके लिए फुटनोट्स का यूज होता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पेज के एंड में मिल जाती है। एग्जाम्पल भी आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर। फुटनोटिंग स्टाइल्स यार बहुत तरीके की होती है। मेजर 3 होती हैं, ब्लू बुक और स्कोला और ILI। मैं ज्यादातर ILI ही यूज करती थी, मुझे थोड़ी इजी लगती थी। अगेन आप ये भी AI से करवा सकते हो, वो आराम से फुटनोट्स आपके लिए लिख के दे देगा। ठीक है, मेरे क्लास के प्रोजेक्ट्स में बहुत लोग ऐसे ही करके आते थे और लगभग सही ही होता है, कुछ ऐसा गलत नहीं होता। फुटनोट्स आर इजी। इन फुटनोटिंग स्टाइल्स को कैसे यूज करना है, कैसे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो, वो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप ये सब कर लोगे। फुटनोट्स हमने डिस्कस किया कि वो पेज के नीचे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एंड नोट्स जो होते हैं वो किसी डॉक्यूमेंट के आखिरी में आपको देखने को मिलते हैं, उसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज का भी डिफरेंस समझ लो, ये लगभग सेम होते हैं बट इनका जो प्रेजेंट करने का स्टाइल रहता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अब इतनी सारी लीगल रिसर्च कर चुके हो, लीगल रिसर्च के बारे में जान चुके हो, अब बारी है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की, राइट। हमें टेस्ट करना भी जरूरी है कि हमने कितनी लीगल रिसर्च सही की है और कितना ज्यादा हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप है रीड, रीड एंड रीड। मैंने बताया मैं अपनी पोस्ट में जो वीकली की रहती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स देती हूँ, इसलिए रीडिंग की हमें हैबिट बनानी है। वीडियोस देखने हैं बट कम देखने हैं, रीड ज्यादा से ज्यादा करना है। और फिर हमें स्टार्ट करना है लिखना रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर्स काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स वो होते हैं जो आप नॉर्मली आर्टिकल्स पढ़ते हो लाइव लॉ की वेबसाइट पे, बार एंड बेंच की वेबसाइट पे, राइट। ये रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। रिसर्च पेपर काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा फॉर्मल होता है। कैसे लिखे जाते हैं रिसर्च पेपर्स, उसके ऊपर फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाकर देख लेना। जैसे जैसे इंसान रीड करता जाता है, जितना ज्यादा वो रीड करता जाता है उतने अच्छे आइडियाज उसके माइंड में आते जाते हैं। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी डाइवर्स कैसे रीडिंग है आपकी, इतने अलग अलग टॉपिक्स पे कैसे रीड करते हो। इट्स सिंपल। जैसे बचपन में हम सवाल करते थे, हम बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस हमारे बचपन में रहते थे रिगार्डिंग यूनिवर्स, रिगार्डिंग आवर बॉडी, है ना। बट वो क्यूरियसनेस जो थी हमारी वो मर गई है। सिंपल। शॉर्ट्स देखकर, रील्स देखकर, वीडियो कंटेंट कंज्यूम करके हमारी जो क्यूरियसनेस है, जो नेचुरल एक क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान में, वो मर चुकी है। पहले के लोग यार बहुत रीड करते थे, तो रीडिंग को तो कभी लाइफ में मिस करना ही नहीं है, रीड हमेशा करना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि जैसे जैसे आप रीड करोगे आपके माइंड में वैसे आइडियाज आएंगे। उसको अपने नोशन पर या कहीं भी राइटिंग टैब में जाकर लिख दो कि ये आइडिया मुझे अच्छा लगा है, इसके ऊपर मैं लिखना पसंद करूंगी, और उसके ऊपर धीरे धीरे आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए, राइट। डाउरी और क्या चाइल्ड मैरिज, ये बचकाने टॉपिक्स पर प्लीज कुछ मत लिख कर जाना, प्लीज मत लिखना। मेरे क्लास में 5th 4th ईयर वाली लड़कियां डाउरी पर मतलब लिख कर ला रही थी रिसर्च पेपर। इट्स स्टूपिड। इतना ही तुमने पढ़ा है लॉ के बारे में, इससे ज्यादा लॉ तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी लॉ में। इतनी सारी चीजें हैं यार, इतना कुछ है सीखने को, तुम्हें बस डाउरी ही मिला, चाइल्ड मैरिज ही मिला, अडॉप्शन ही मिला, और ये टॉपिक्स भी कितने बड़े हैं।
इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक क्यों ले लेते हो? कुछ निश डाउन करो, उसमें थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स हमें चूज करने चाहिए। इतना वास्ट टॉपिक ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, बाद में लिखते लिखते परेशान हो जाते हो, रिसर्च करते करते परेशान हो जाते हो। वी नीड टू बी स्पेसिफिक एंड वी नीड टू बी न्यू, वी नीड टू बी अ लर्नर। एज अ लॉयर यू नीड टू एक्सप्लोर, थोड़ा एक्सप्लोर करो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें लिखो, अलग अलग चीजें करो। वही पुरानी अपने बैचमेट्स को देख के बस काम खत्म करना है, काम खत्म करना है। एवरेज चीजें आप करोगे तो फिर एवरेज रिजल्ट्स भी आएंगे। अलग टॉपिक होगा, मे भी आपके टीचर्स उस अलग टॉपिक को ना समझे। मेरा टॉपिक था लॉयर्स एंड एआई, उसको मेरे टीचर्स नहीं समझ पा रहे थे, वो 1 नंबर के गंवार हैं। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं तो समझेंगे क्या? उन्होंने भी एवरेज चीजें ही अपनी लाइफ में की हैं। तो अगर आप एवरेज चीजें करोगे तो फिर एवरेज चीजें ही मिलेंगी। बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया और मैं अपने सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूं। अपने आप को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, वो नहीं सिखा सकते। दे आर ऑब्सोलीट, वी आर न्यू, वी आर न्यू, वी नीड टू टीच आवरसेल्व्स। हमें खुद को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी होगी। आपके कॉलेज में नहीं है वो सामर्थ्य कि वो इतना आपको सिखा सके, आप ये कब समझोगे? खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद को सिखाने की, तभी कुछ आगे बेनिफिट मिलेगा। जो टॉप 1% और स्टूडेंट बनने की मैं बात करती हूँ, वो ऐसे पूरा नहीं होने वाला है आपका ड्रीम। टॉप 1% लॉयर बनने का ड्रीम ऐसे पूरा नहीं होगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दोगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप ले लो तो अच्छा है, तभी कुछ सीख कर कुछ अच्छा हो पाएगा। मान लो अब तुमने 2 रिसर्च पेपर्स रीड किए, 2 आर्टिकल्स रीड किए, उनको मिलाकर भी एक तुम टॉपिक बना सकते हो। वो एक नया टॉपिक तुम्हारे लिए हो जाएगा, राइट? और रिसर्च भी डिफरेंट सी आपको लगने लगेगी। अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं जहां पर आप अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करा सकते हो, राइट? उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। और अगर वहां पे पब्लिश नहीं भी होता है तो एटलीस्ट लिंक्डइन पर तो डाल दो। लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल होना जरूरी है, अच्छी प्रोफाइल होना जरूरी है। वो आगे भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ क्यों जरूरी है। बाकी लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल नहीं है तो पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखिए, डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम भी अपनी प्रोफाइल अच्छी सी बना लो, आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन्हीं सबके थ्रू, यही अगर आप लिंक्डइन पर डालोगे, पब्लिश कराओगे अलग अलग वेबसाइट पे, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट होगा। सीवी तो ठीक है, सीवी तो एक कागज का टुकड़ा है, पोर्टफोलियो दिखाओ ना, तुमने काम क्या किया अपनी लाइफ में अभी तक, वो ज्यादा मैटर करता है। तुमने कॉलेज लाइफ में क्या किया, तो पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दो भाई, ठीक है? उसके लिए लिंक्डइन का यूज करना ही करना पड़ेगा, इसीलिए वो जाके प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से देख लेना। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 13 में, हाउ टू प्लान योर रिसर्च। अपनी रिसर्च को प्लान कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। लीगल रिसर्च को प्लान करने का मेरा बेसिक सा यही मतलब है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, उस इन्फॉर्मेशन को हम खो ना दें, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेफ रहे, उसको डॉक्यूमेंट करना, अपने टारगेट पर सही समय पर पहुंचना सही इन्फॉर्मेशन के साथ, इसको कहते हैं अपनी रिसर्च को प्लान करना, जो कि हम नोशन पे करेंगे। नोशन पर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। चाहो तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, नोशन सर्च करना है, साइन इन करो या लॉग इन करो, ठीक है? मेरा पहले से ही अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट उसी पर चली जाऊंगी। यहाँ पर अब हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है? नोशन में एक फ्रेश पेज क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसको हम नाम देने वाले हैं लीगल रिसर्च। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ H2 हेडिंग का और इसको नाम देने वाली हूँ इम्पैक्ट ऑफ लीगल रिसर्च ऑन लॉयर्स। ये होगा मेरा मेन केस जिस पर मैं अपनी पूरी रिसर्च करने वाली हूँ। अब ऊपर आपको जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आप बैनर लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो और कमेंट भी ऐड कर सकते हो अपने नोशन पेज पर। अब मैंने एक टेबल क्रिएट की है यहाँ पे, वो सारी डिटेल्स फिल करने के लिए जो भी मुझे केस से मिलने वाली है, जो भी मैं रीडिंग करूँगी उससे जितनी भी डिटेल्स मिलेंगी वो इस टेबल में फीड करूँगी। जो भी मेरे सोर्सेज हैं वो डालूंगी, जो भी स्टैट्यूट्स हैं, जो भी पब्लिशर मेरा होने वाले, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अब मैं क्रिएट करूँगी एक टॉगल लिस्ट जिसमें मैं केस की मेजर डिटेल्स डालूंगी। पार्टीज के नाम क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, जो भी बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं वो इस टॉगल लिस्ट में आ जाएंगी। अब ये सब कुछ हमने कर लिया, अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया है हमने लिंक्डइन के थ्रू। नाउ व्हाट? अब इसका करना क्या है? इसको बस रख लेना है और इंटर्नशिप्स करनी है फ्री वाली? नहीं, हमें इस स्किल को मोनेटाइज करना है, हमें इस स्किल को यूज करना है पैसे कमाने के लिए।
है ना। हमें अपनी स्किल सिर्फ ऐसी फ्री इंटर्नशिप्स के लिए यूज़ नहीं करनी है, उसके थ्रू कुछ और भी अच्छा करना है ना। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हाँ ऑफकोर्स ज़रूरी हैं, वो तुम ले सकते हो, बट कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना कि जो हमें एक तरीके से फाइनेंशियल बैकिंग भी दे। मैं लॉ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी बोलती हूँ, उन्हें मोटिवेट करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो वही अब मैं आपको चैप्टर 14 में बताने वाली हूँ। एक बात अच्छे से याद रखना, दैट रिसर्च इज़ मनी। मैंने इस यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत अच्छी रिसर्च की है, बहुत टाइम लगा है मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, लगभग 1 महीने के ऊपर। इसकी जो रिसर्च है, मेरी जो मेहनत है, वो आपको वीडियो सुनने पर पता चल रही होगी, राइट। अगर मैं यही रिसर्च किसी और से करवाती तो मेरे से अच्छे खासे पैसे लेता, 20-30 हज़ार आराम से लेता, क्योंकि इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स को रीड करना, इतने सारे वीडियोस देखना और रिसर्च पेपर्स को रीड करना मजाक नहीं है। मैं अपना टाइम दे रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो टाइम इज़ मनी, है ना। जो भी इंसान अपना वक्त आपको दे रहा है वो उसके लिए आपसे पैसे ज़रूर लेगा। इसीलिए रिसर्च जो है वो मनी है, इतना बात समझो, इतनी सी बात को समझो, तभी आप प्राउड फील करोगे अपनी स्किल पर, है ना। जो आपने स्किल एक्वायर की है इतना समय देके, तो आपने एक तरीके से पैसे ही दिए हैं उस चीज़ के लिए। समय मीन्स पैसा, वो आपने लगा कर ये महत्वपूर्ण स्किल एक्वायर की है। तो अब जब इसको यूज़ करना है किसी को, तो उसे आपको पैसे देने पड़ेंगे। साफ बात, फ्री में काम नहीं किया जाता। ये जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। लिंक्डइन पर आपका अच्छा ही पोर्टफोलियो है, एआई आप यूज़ करना जानते हो, टूल्स आपको समझ में आते हैं, तो लिंक्डइन पर बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनको रीच आउट करना आपको शुरू करना चाहिए। अब ये रीच आउट जो आप कर रहे हो, या तो आप मे बी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कर सकते हो, तो तुम रीच आउट करना, मैं बात कर लूँगी उन लॉयर्स से, और मिलकर हम दोनों उनकी लीगल रिसर्च में हेल्प करेंगे। बहुत सारे ऐसे फॉरेन लॉयर्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियन लॉयर्स रहते हैं जिनके पास समय नहीं होता। पैरालीगल्स यहीं पर आते हैं। पैरालीगल्स का काम क्या होता है? लॉयर्स को सपोर्ट करना, लीगल रिसर्च में हेल्प करना। लॉयर्स के जो बैकएंड के काम रहते हैं वो पैरालीगल ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शोल्डर पर। लीगल रिसर्च मीन्स केस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, राइट। पैरालीगल्स की इसीलिए वैल्यू जो है ओवर द टाइम इंक्रीज होती जा रही है। अब पैरालीगल्स कैसे अर्न करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए आप मेरा एक लिंक्डइन का पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने बनाया था वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैंने सब कुछ उसमें समझाया है, इवन मैंने उनकी प्रोफाइल और वेबसाइट्स भी दिखाई हैं। लॉ स्टूडेंट्स ही हैं वो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं। उनका ज़रूर से वो प्रोफाइल चेकआउट अप करना, राइट। इसीलिए आप रीच आउट करोगे, उनसे बात करोगे कि हम ऐसे ऐसे आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे ऐसे आपका टाइम बचाएंगे। इंडियन लॉयर्स का मुझे नहीं पता, फॉरेन लॉयर्स ज़रूर से हाँ करेंगे, ज़रूर से हाँ करेंगे, बिकॉज दे रिस्पेक्ट देयर टाइम। और मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं। कुछ लोग पता नहीं कितने घंटे का वेबिनार कर रहे हैं सिर्फ कोर्स बेचने के लिए कि हमारे लीगल रिसर्च का कोर्स बेच लो, हम फ्रीलांसर्स को हेल्प कर रहे हैं, हम उन्हें क्लाइंट्स दिलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या है रियलिटी, क्या नहीं है, बट आई डोंट फाइंड दोज पीपल लेजिटिमेट। आई डोंट फाइंड दोज पीपल लेजिटिमेट इन एनी सेंस। लेजिटिमेसी उनकी बोलने में मुझे नज़र नहीं आती है। रत्ती भर की जीरो इंफॉर्मेशन और दुनिया भर का कोर्स बेचना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कोर्स बेचना इज परफेक्टली फाइन, ये चीज़ सही है, मुझे भी आगे सेल करना है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, बेचना ही चाहिए भाई। आपके पास कुछ स्किल है, आप उसको मोनेटाइज कर रहे हो, गलत कैसे है? मैं यही चीज़ तो सिखाती हूँ, बट गलत चीज़ बेचना गलत माना जाता है, मैं इतना कह रही हूँ। तो कोई भी कोर्स आप खरीदो, प्लीज़ उन लोगों से बात करना जिन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ खरीदी हुई है। लिंक्डइन पर, रेडिट पर जाके उन लोगों के बारे में पढ़ना, क्या सच में ये लोग लेजिटिमेट हैं किसी भी तरीके से, तभी जाके खरीदना। उनके एड्स देख के या इन सारी चीज़ों में मत फंसा करो, दिमाग ज़रूर अपना लगाना, मैं इतना कह रही हूँ। बाकी किसी का नाम मुझे लेने का शौक नहीं है। फाइनली कंक्लूड करते हैं चैप्टर 15 से, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस कर दोगे तो फालतू जो भी सुना है वो भी काम नहीं आने वाला है, इसलिए पूरा देख के जाओ, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ मत जाना। टू मच रीडिंग इज़ बैड। अगर किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रीड करते जा रहे हो, खो जाओगे इंफॉर्मेशन में और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सीक हेल्प। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप चाहते हो कोई मेरी हेल्प करे इस चीज़ में, तो लिंक्डइन पर भी बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, कनेक्ट कर लो उनसे, आपस में एक ग्रुप बनाओ और वो आपकी हेल्प करेंगे, आप भी उनकी किसी ना किसी चीज़ में हेल्प करना। लाइक से आपका काम भी जल्दी होगा, कुछ नए लोग भी मिलेंगे, कनेक्शंस भी बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। अगर आपके टीचर ने कुछ अच्छा मटीरियल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है कि मटीरियल रीड
कर लेना, इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे हेल्पफुल टीचर्स बहुत कम है दुनिया में, इसलिए उसका पूरा पूरा यूज करना है। मटेरियल को रीड जरूर से कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग का ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, लैंग्वेज ऑफ कोर्स सिंपल रखनी है। ये सारी जो चीज इस वीडियो में बताई जा रही है ये आपका कॉलेज नहीं सिखाने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर से करिए वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि और लोगों का भी भला हो और मेरा भी थोड़ा भला हो। कुछ अच्छे टॉप के कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको मनुपात्रा, एससीसी, इन सबकी एक तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उनका बेनिफिट होता है। अगर आपका कॉलेज उनमें से है तो प्लीज इन सर्विसेज का भरपूर इस्तेमाल करिए, आपको सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। हमेशा प्रोफेशनल सोर्सेज पर रिलाय करना है, स्कॉलरली आर्टिकल्स रीड करने हैं, लॉ फर्म के जो आर्टिकल्स रहते हैं वो आपको रीड करने, पर्सनल ओपिनियन वाले आर्टिकल्स से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों के टॉपिक्स देखकर कभी भी अपना टॉपिक पब्लिश मत करवाना, दूसरों के टॉपिक से चीट करके पब्लिश करवाना, कुछ भी आपने सीखा नहीं है, फालतू की आपकी मेहनत गई है। कुछ ऐसी रेप्यूटेड जर्नल्स की आपको लिस्ट मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में जहां पर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो, तो प्लीज उसे जाकर जरूर से देखिएगा, वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी रिसर्च टाइम से कंप्लीट नहीं करने वाले हो तो प्लीज अपने सीनियर को बता दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे एक आंसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे साफ बता दो, उस इंसान को पहले ही बता दो कि मेरे से ये काम जल्दी नहीं होने वाला है। कुछ चीजें सेंसिटिव रहती हैं, टाइम लेती हैं, इट्स ओके। काम में क्वालिटी होनी चाहिए भाई, क्वालिटी वाला काम करना है, इसलिए उस इंसान को पहले ही बता दो कि मैं डेडलाइन पे काम नहीं पूरा कर पाऊंगा या नहीं पूरा कर पाऊंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। आपको सही काम मैं देना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए। सो दैट इज कंप्लीटली ओके, ऐसा आपको करने की जरूरत है। लीगल डेटाबेसेस पर टाइम स्पेंड करना, अच्छे से सर्च करना सीखना, और प्लीज लिखा करो यार, आखिरी में जाकर लिखोगे उसका कोई यूज नहीं है ना, थक जाओगे बहुत ज्यादा, इसलिए टाइम से प्लीज लिखना स्टार्ट करो। So thank you so much for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.